नमस्कार दोस्तों, बहू की आवाज़ और दहेज का लालच। आज इस विषय पर मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। दहेज के लालच को लेकर के आज मैं विनोद रस्तोगी जी की एक कहानी पढ़ा रहा था। विनोद रस्तोगी जी की कहानी दो बहुओं की कहानी है, जो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहू की आवाज़ और दहेज का लालच क्या ख़त्म हो गया है या कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे पहले तो विनोद रस्तोगी जी की जो कहानी है वो आप एक लाइन में समझ जाइए कि एक बहू का भाई उस बहू को लेने मायके ले जाने के लिए आया हुआ है, क्योंकि सावन का महीना है और एक रिवाज के अनुसार जो बेटी होती है, जो बहू होती है, वो अपना पहला सावन मायके में गुजारती है। इस रस्म के अनुसार उस बहू का भाई आया हुआ था उसको ले जाने के लिए, लेकिन जो उस बहू का ससुर है, जो घर का मालिक है, वो फैसला सुनाता है कि हम बहू को विदा नहीं करेंगे। बहुत देर से बहू का भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरी बहन को विदा कर दीजिए, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि सबसे पहले दहेज का जो बाकी रकम है 5,000 रुपया, वो मेरे हाथ में रखो, उसके बाद इसको ले जाओ। यानी कि जो दहेज का डिमांड था उस बूढ़े आदमी का, उस बहू के ससुर का, वो डिमांड पूरा नहीं हुआ था, 5,000 रुपया कम दिया गया था। और जब ये लड़का, बहू का भाई, अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हुआ है, मायके ले जाने के लिए, तब ये बहू का ससुर ये शर्त रखता है कि बहू विदा नहीं करेंगे, बहू विदा उसी दिन करेंगे जब बाकी 5,000 रुपया लाकर मेरे हाथ पर रखो। और बहुत कुछ खरी खोटी सुना देता है बहू के भाई को। उसी समय वो लड़का बोलता है, बहू का भाई बोलता है कि ये मत भूलिए कि आप भी एक बेटी का बाप हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आता है, बोलता है हम तो अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से किए थे, बारातियों का स्वागत भी अच्छी तरह से किए थे, तुम लोग तो बारातियों का स्वागत भी अच्छी तरह से नहीं किए थे। और बहुत सारे ताने देता है उस लड़का को। उसी समय वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं जाने से पहले अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ दिया अपनी पत्नी को कि ठीक है, बहू को लेकर के आओ, उसको भाई से कुछ बात करनी है। और वो बूढ़ा बोलता है कि आज मेरी बेटी भी ससुराल से मायके आ रही है और मेरा बेटा उसको लेने गया हुआ है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी बाहर चला जाता है। तो जो बूढ़े आदमी की जो पत्नी है, यानी कि बहू की सास, वो पूछती कि क्या हुआ बेटा। तो बहू का भाई बताता है कि मैं तो अपनी बहन को विदा कराने आया था, लेकिन आपके पति देव ने शर्त रख दी कि पहले 5,000 रुपया मेरे हाथ में रखो, तभी तुम अपनी बहन का मैं विदा करूँगा। इस पर वो बहू की सास कहती है कि मैं भी एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरह से मुझे अपनी बेटी का इंतज़ार है, उसी तरह से इसके माँ को भी इसका इंतज़ार होगा। मैं 5,000 रुपया अपनी तरफ से दे देती हूँ, वो तुम इसको दे दो, दहेज के लालची को दे दो 5,000 रुपया और अपनी बहन को ले जाओ। इतनी सी बात होने के बाद जो सासू माँ है वो अपने बहू को बोलती है कि ले बेटी चाबी और जाकर अलमारी में से 5,000 रुपया निकालो और इस बूढ़े आदमी को दे दो 5,000 रुपया। लेकिन बहू ऐसा नहीं करती है, वो नहीं लेती है चाबी। और जो बहू का भाई है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरा घर पुराना होने के बावजूद भी 8,000 10,000 में बिक जाएगा, मैं अपना घर बेच करके अपनी बहन का दहेज पूरा करूँगा। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। उसी समय वो बूढ़ा आदमी घर में प्रवेश करता है और बोलता है कि मैंने क्या गलत कहा, अब देखो मेरी बेटी भी आने वाली है, जल्दी तैयारी करो। तब तक बाहर के घर में उसके बेटे की, बूढ़े आदमी के बेटे की आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो बूढ़ा बहुत उतावला होकर के पूछता है अपना बेटा से, कहाँ है मेरी बेटी। तब वो लड़का बोलता है कि पिताजी, उन लोगों ने मेरी बहन को विदा करने से इनकार कर दिया। बूढ़ा बोलता है क्यों। बोला उन लोगों का कहना है कि दहेज का कुछ रकम बाकी था, जब तक वो रकम नहीं मिलेगा वो लोग विदा नहीं करेंगे। जब वो बूढ़ा ससुर ऐसा सुनता है कि उसकी अपनी बेटी को भी उन लोगों ने इनकार कर दिया है विदा करने से, तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से कहता है, वो बूढ़ा आदमी,
जाओ बहू मायके जाने की तैयारी करो। और यहाँ विनोद रस्तोगी की कहानी पूरी हो जाती है। कहने का मतलब कि विनोद रस्तोगी के इस कहानी में संदेश तो यही है कि आज भी आदमी, बूढ़ा वो आदमी था, वो दहेज का लालची था, लेकिन उस घर में वो बूढ़े आदमी की पत्नी यानी कि बहू की सास वो समझदार थी और वो अपनी बहू के सपोर्ट में खड़ी है। पर जैसा वो दूसरे के साथ कर रहा है वैसे ही उसके साथ भी होता है और उसकी अपनी बेटी भी उसी तरह से उसकी भी विदाई नहीं की जा रही है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, दहेज का लालच पता नहीं ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने 50 साल की ज़िंदगी में जितना कुछ देखा हूँ, सुना हूँ और पढ़ा है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दहेज एक बहुत ही बड़ा राक्षस है। दहेज लेने वाले तो राक्षस हैं ही। दहेज के विषय में मेरा एक अपना सुंदर विचार है, ज़रा गौर से सुनिएगा, चौंक जाइएगा। मेरा अपना मानना है, दहेज देना अच्छी बात है, दहेज मांगना बुरी बात है। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, दहेज देना अच्छी बात है, लेकिन दहेज मांगना गलत बात है। आप दहेज को उपहार कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं अपनी बेटी के लिए। जब हम लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं, एक नया सदस्य उस घर में जाता है, तो उस घर की सहूलियत के लिए और अपनी बेटी के कुछ आराम के लिए अगर मैं कुछ उपहार देता हूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे एक ख़ास रकम मांगी जा रही है, बहुत सारे सामान मांगे जा रहे हैं, तो गलत है। पूरे कर सके तो ठीक, और पूरे न कर सके तो प्रताड़ना का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूँ और इसका समाधान भी मुझे दिखाई पड़ता है। आप लोग को नहीं पता होगा शायद, क्योंकि कुछ नए जनरेशन के बच्चे हैं जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। मैंने देखा है कि मेरे वीडियोज़ को 25 से 35 साल के लोग ज़्यादा देखते हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ नहीं देखा है। मैं खुद एक 50 साल का आदमी हूँ। मैंने अपने जीवन में देखा है किस तरह से बेटी की जन्म से लेकर के जन्म लेते ही माता पिता पर के दिमाग में बात आ जाती है कि बेटी की शादी करनी है। कहते हैं ना, पाई पाई जोड़ करके बेटी के लिए वो लोग सामान इकट्ठा करते हैं, दहेज के लिए रुपए जमा करते हैं और एक निश्चित उम्र पर बेटी की शादी करते हैं और उस शादी में उन्हें दहेज की मांग भी पूरी करनी पड़ती है। उन्हें बारातियों के जो खर्च है उसको भी निभाना है और एक बेटी को पालने पोसने में जो बड़ा करना है वो भी। यानी 3 तरह का ये एक तरह से जिम्मेवारी एक पिता पूरा करता है। अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना भी है, अपनी बेटी के लिए दहेज भी जुटाना है और अपनी बेटी के शादी में जो खर्च है वो भी पूरा करना है। सोचिए, मैं भारत के विचार की बात कर रहा हूँ। एक भारतीय पिता के लिए ये एक तपस्या से कम नहीं है। और ऊपर वाले का खेल देखिए, भगवान की कृपा देखिए, लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास बेटा भी होता है और बेटी भी होती है। हम जब अपने बेटे के लिए बहू खोजते हैं तो अपना एक अलग ही क्राइटेरिया बनाते हैं, दिमाग का अलग मापदंड बनाते हैं। बहू ऐसी चाहिए, दहेज में ये चाहिए और भी बहुत, बारातियों का स्वागत ऐसे होना चाहिए और न जाने कितनी लंबी बात है। चाहे बेटी वाला बिक जाए, चाहे बेटी वाला कर्ज में डूब जाए, उससे आदमी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन संजोग देखिए, ईश्वर की खेल देखिए कि जब हम अपनी बेटी के लिए कहीं जाएंगे तो हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। जब हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाएंगे तो वो लड़का वाले भी हमारे साथ वही बिहेव करेंगे। इतना दहेज चाहिए, बेटी में ये बात होनी चाहिए, बारातियों का स्वागत इस तरह से होना चाहिए और ले दे करके। पर इन सब में जो सबसे कुरूप व्यवस्था है वो है दहेज। दहेज को लेकर जो मुझे बहुत दुखद लगता है, पुराने ज़माने में बचपन से मैं सुनता देखता आया हूँ, अखबार में पढ़ता आया हूँ कि जब शादी होती है और दहेज की एक रकम तय होती है, कई बार गरीबी में बेटी का पिता वचन देता है कि मैं बहुत जल्दी आपको ये रकम दे दूँगा। शादी हो जाए, बेटी की डोली उठ जाए, इसकी जल्दीबाजी के कारण पिता ये वचन देता है। अब कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का बारात लौट जाए, तो सबसे पहले तो बेटी का पिता यही चाहता है कि ठीक है शादी हो जाए, बेटी डोली में बैठकर ससुराल चले जाए और जो बाकी रकम है वो मैं धीरे धीरे अदा कर दूंगा। और यहाँ से शुरू होता है जो वर पक्ष है, दूल्हा पक्ष है, उसमें जो उस बहू की सास है
वो सुबह से रात तक उसको ताने मारते रहती है दहेज के वजह से। उसके घर का जो ससुर है वो भी मौका नहीं छोड़ता है, जब भी मौका मिलने पर दहेज के ताने वो भी देता है। और हो सका तो इसमें घर के और भी लोग शामिल होते हैं। धीरे धीरे वो लोग बहू को मानसिक प्रताड़ना देते हैं, कई साल तक, हो सकता है 5 साल 10 साल तक। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है, अखबार में पढ़ा गया है, या एक फिल्म आप लोग कभी देख लीजिएगा, बहू की आवाज़। अभी मैं कुछ देर पहले वही फिल्म देख रहा था, बहू की आवाज़। ये फिल्म 1983 के आसपास बनी थी, राकेश रोशन हीरो थे और सुप्रिया पाठक। बहू की आवाज़ फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि दहेज के लालची अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए, बहू की आवाज़ कभी आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी दहेज के लालची दोबारा दहेज पाने के लिए, अपने बेटे की शादी दोबारा करने के लिए अपनी पहले वाले बहू को मार डालते थे। ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, लोगों से सुना है। दहेज के लिए बहू की हत्या होती रही थी, कहीं जलाकर मारा, कहीं कुछ और तरीके से मारा गया, और बहू की हत्या को किसी तरह निपटा करके वो लोग बेटे की दूसरी शादी कर देते थे और दोबारा दहेज पा लेते थे। तो इस तरह की गंदगी हमारे समाज में फैली हुई थी। आज मैं सीधे 2023 की बात कर रहा हूँ। ये तो मैं उस समय की बात कर रहा था जब 1980 के आसपास में, जब दहेज में बहुओं को इतना सताया गया है कि लगभग वो लोग जीवन के शादी के 10 साल उनका रोते ही गुजर जाता था अगर दहेज में कमी हुई तो। अभी 2023 में क्या किया जा सकता है? अगर आज भी दहेज कोई समस्या है, चूँकि मेरी बेटी भी आज 14 साल से ऊपर की हो चुकी है, हो सकता है मुझे भी साल 2 साल 5 साल के बाद शादी की चिंता करनी पड़े, मुझे भी 5 साल के बाद अपने बेटी के लिए शादी के रिश्ता लेकर जाना पड़े, तो क्या फिर मेरा सामना दहेज के लोभियों से होगा? क्या दहेज के लालची लोग फिर मेरे सामने आएंगे और अपने डिमांड रखेंगे 5 लाख 10 लाख और न जाने क्या क्या? दहेज का निदान क्या है? अब मैं सीधे उस पर बात करना चाहता हूँ। दहेज का सबसे सुंदर निदान है अपनी बेटी को शिक्षा देना। ये बात तो तय है कि हमारे देश में एक शादी एक इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हमारे देश में सभी बुजुर्ग इस बात को समझते थे कि हर बच्चे की, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, एक निश्चित उम्र के बाद उसके शरीर की, उसके मन की कुछ ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर लड़का स्वयं ही संघर्ष करता फिरे तो शायद उसका जीवन मुश्किल हो जाए। अगर बेटियों को खुद अपने शरीर के और मन की ज़रूरतों को पूरा करना पड़े, शायद उनसे जीवन में 10-20-100 गलतियाँ हों। इसके लिए माता पिता और समाज ने एक विवाह की व्यवस्था की, जिसमें माता पिता अपनी बेटी की शादी कहीं खुद तय करते हैं और उसी शादी से जीवन का निर्वाह करते हैं। और एक विवाह बेटा के लिए भी और बेटी के लिए भी मोक्ष का द्वार बनता था, क्योंकि विवाह के माध्यम से ही एक लड़का एक लड़की को पूरी तरह समझ सकता है, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर या आत्मिक तल पर। और विवाह के में ही एक लड़की समझ सकती है किसी लड़का को शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर और आत्मिक तल पर। और हर विवाह अंततः मोक्ष तक पहुंचा देता है। ये थी भारत की धारणा और प्रयास। हर विवाह का अंत मोक्ष है। लेकिन इस विवाह के क्रम में कब वो दहेज नाम का लालची राक्षस आ गए और दहेज के कारण तरह तरह के अपराध होने लगे। पुराने समय में भी दहेज दिया गया, पर दहेज दिया गया, मांगा नहीं गया। आज के युग में जब दहेज मांगा जाता है तब वो गलत है। इसलिए मेरी पहली विनती है, चूँकि अब मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सब के बेटियों को मैं ध्यान में रख के कह रहा हूँ, और यदि कोई लड़की मेरे वीडियो को देख रही है उसे ही मैं कहना चाहता हूँ, बेटियों को दहेज से बचाने के लिए पहला उपाय, बेटियों को शिक्षित बनाइए। इतना शिक्षित कि वो आत्मनिर्भर हो सके। अगर ज़रूरत पड़े उसे अपनी रोटी खुद कमानी पड़े तो वो एक अच्छी सी नौकरी कर सके। ये है सबसे सुंदर उपाय, दहेज के लोभियों के मुंह पर सबसे सुंदर तमाचा। बेटी पढ़ी लिखी हो, पर ध्यान रहे सिर्फ पढ़ी लिखी बेटियां ससुराल संभाल लेगी ये जरूरी नहीं है। मैं अपने जीवन में ऐसे कई बेटियों को जानता हूं जो पढ़ी लिखी तो है, पर उनका व्यवहार इतना ख़राब निकला कि ससुराल में उनका नहीं जम सका लोगों से और उन्हें ससुराल छोड़ना पड़ा।
अपनी बेटी को शिक्षा दीजिए, पर शिक्षा से भी बढ़ करके अपनी बेटी को संस्कार दीजिए। अगर आपकी बेटी जिस घर में भी जाए वहाँ के माता पिता को और अन्य रिश्तेदारों को अगर स्वीकार कर सके या समझ सके तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ शिक्षित होने वाला आदमी अहंकारी हो जाता है और वो अपना और दूसरे को भी नष्ट कर देता है। तो मेरी विनती है आज के वीडियो के थ्रू कि आप सभी अपने बेटी को शिक्षा दीजिए, संस्कार देना मत भूलिए। और तीसरी जो अंतिम बात जो मैं हर वीडियो में कहना चाहता हूँ, हर लड़की भी आध्यात्म से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े, ताकि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सके। आज मेरे वीडियो में लगभग 2100 के आसपास मेरे सब्सक्राइब्स हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, दहेज के लालच को और दहेज के लालचियों को अगर तमाचा लगाना है, अपनी बेटी को शिक्षित करें, सुसंस्कृत करें और उन्हें ध्यान सिखाएं। तब हमारी बेटी के जीवन में दहेज नाम का राक्षस आएगा ही नहीं। सभी के जीवन सुखी हो, इसी आशा में मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।